जो बेटा आज हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिस इज आवर लास्ट क्लास ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर की अपनी क्या है, लास्ट क्लास है। इसमें जो अपना हेल्थ टॉपिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट पोर्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ, इट विल बी फिनिश्ड। ये आज क्या कर देंगे अपन इस क्लास में, एंड कर देंगे। आज जो बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, ये क्लास ये सबसे बड़ी ध्यान रखना, सिर्फ 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके जनरल नॉलेज से रिलेटेड भी है। आई बात समझ में? इसलिए मैं हर तरह का डेटा, हर बात को मैं एकदम ढंग से आपको समझाऊंगा, और उस बात को अंडरस्टैंड करना जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे चल के सीए के एग्जाम देंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर भी आता है, तो वहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट कई सारे क्वेश्चन इसमें से क्रिएट होंगे। आई बात समझ में? कंपनी सेक्रेटरी का जो नया सिलेबस आया उसके अंदर भी इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, इस टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस बीकॉम में तो है ही, ठीक है। तो इस चैप्टर की हर चीज आप ढंग से अच्छे से बेटा अंडरस्टैंड करना। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस, कि हेल्थ स्टेटस है वो किन किन चीजों को इंडिकेट करता है, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अपन ने कई बार इस चीज को पढ़ रखा है, आपने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ रखा है कि हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी बर्थ रेट बहुत हाई थी और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई थी। लेकिन 1975, 76, 78 के बाद में काफी लेवल पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को कंट्रोल किया गया। ये अपने काफी जगह न्यूज़पेपर में भी अपन पढ़ते हैं, सुनते भी है लोगों से, ठीक है ना। तो इंडिकेटर में सबसे पहले देखो फॉल इन डेथ रेट। एज पर 1950-51 पर 1000 27.4% की डेथ होती थी 1950 और 51 रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। ये डिक्लाइन हो गई, कितनी होगी, 7% पर 1000, 7% पर 1000। यानी 2015-16 के अकॉर्डिंग 1000 में से करीबन 7% की क्या होती है, डेथ रेट आ गई, ठीक है ना। इन 1000 में सिर्फ 7 लोगों की मतलब मृत्यु होने की संभावना या डेथ होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, जो कि पहले 27.4% पर 1000 था। आई बात समझ में? डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है क्या, पहले आप ये समझो, 1 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया, बर्थ से लेके 1 ईयर तक के बीच के जो चाइल्ड होते हैं उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नियर अबाउट 2050-51 के अकॉर्डिंग 146 चाइल्ड पर 1000 चाइल्ड में खत्म हो जाते थे। यानी 1000 चाइल्ड यदि बर्थ से 1 ईयर के बीच में है तो 146 मतलब चिल्ड्रन की डेथ होने की पॉसिबिलिटी थी, जो कि 2015-16 में कितनी हो गई, ओनली 40 चाइल्ड पर 1000, ओनली 40 चाइल्ड पर 1000। राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी लोगों की सर्वाइवनेस जो एवरेज एज है, कई बार आप सुनते हो कि पहले लोग 100 साल तक जिंदा रह जाते थे, 110 साल तक जिंदा रहते थे, वो बहुत कम लोग भी होते थे, ऐसी बात नहीं। जो जिंदा रहता हो तो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहता, लेकिन डेथ रेशियो भी बहुत ज्यादा था, यानी कम उम्र के अंदर लोगों की डेथ होने की पॉसिबिलिटीज पहले ज्यादा थी, क्योंकि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा अवेलेबल नहीं थी। तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं पहले फीमेल्स की, इसकी बात करते हैं फीमेल्स की। नियर अबाउट एज पर 2050-51 के अकॉर्डिंग 32.5 इयर्स सर्वाइवेंस एवरेज इयर्स थे, कि मतलब सबकी ईयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपन एवरेज सर्वाइवेंस एज निकालते हैं तो नियर अबाउट 32.5 या 32.5 इयर्स था। अब कितना, 66.9 इयर्स फीमेल का, मेल का 31.7 इयर्स था, और अब कितना हो गया, 69.9 इयर्स हो गया मेल का। यानी अपन कह सकते हैं जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है, सर्वाइवेंस एज है, वो भी कहीं ना कहीं एवरेज रेट में क्या इंक्रीज है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह काफी इंक्रीज हो गई। आई बात समझ में? नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज, जिनमें कुछ डिजीज का मैं नाम आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे समझना। सबसे पहले स्मॉल पॉक्स, कम्युनिकेबल डिजीज में सबसे पहले स्मॉल पॉक्स। आप देखिए कई लोगों के यहाँ पे क्या बिल्कुल मतलब डीप मतलब छेद हुए हुए रहते हैं, आप देखते हैं उनके चेहरे पे दाग बने हुए रहते हैं, वो बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स 1977 तक काफी एक बड़े लेवल पे बीमारी थी, और इसको उसके बाद कंट्रोल किया गया 1977। आई बात समझ में? मलेरिया, मलेरिया करीबन 1958 के अंदर 6.5 मिलियन करीबन इसके पेशेंट थे, और 2014 में सिर्फ 10.7 लाख इसके पेशेंट है, इसके मलेरिया के। लिप्रोसी
अर्बन एरिया के अंदर 900 पेशेंट्स आज के टाइम है। आई बात समझ में। ट्यूबरक्लोसिस टीबी के अंदर, इसमें कई सारे टीबी ट्यूबरक्लोसिस के गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स निकाले, किन किन वजह से मेन बीमारी होती है, इसका कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं होता, ठीक है ना। तो सुनना, ट्यूबरक्लोसिस के अंदर 39 टीबी क्लिनिक्स थे पूरे इंडिया के अंदर फंक्शन करते थे। कब? 1950-51 के अंदर। कितने? ओनली 39 टीबी क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स वर्क करते थे। और आज प्रेजेंट में 1.6 लाख 1,60,000 टीबी क्लिनिक आज के टाइम में वर्क कर रहे हैं। और बीकानेर में इसका बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल भी है। और पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन चल के इसके लिए आती है। हर वीक में पंजाब से एक ट्रेन आती है बीकानेर के लिए, और वहां से वो टीबी के पेशेंट को लेके आती है। इसमें मूवी भी बनी हुई है, उड़ता पंजाब, आपने मूवी देखी होगी तो उसमें आपको बता देंगे इसके बारे में। फिर एड्स एक ऐसी बीमारी जिसमें कई सारे एड्स के ऊपर, HIV पॉजिटिव पर बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोग्राम भी चलाए थे, ठीक है ना। HIV वालों से आप दूर नहीं रहो, ठीक है ना, इनसे आप छुआछूत वाली बात नहीं करें, इनको आप अलग तरीके से ट्रीट नहीं करें। बहुत सारे एड वगैरह अपने एडवर्टाइजमेंट भी गवर्नमेंट ने चलाए थे इस चीज से, बीमारी से बचने के लिए, इसको कैसे, इस बीमारी से लोग कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नियर अबाउट सुनना 4000 ब्लड टेस्टिंग होती थी। अब 2007 में कितनी? 4000 करीबन ब्लड टेस्टिंग पर डे या पर मंथ के अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो। इसमें पर डे या पर मंथ नहीं बोला गया, गवर्नमेंट अभी 4000 ब्लड टेस्टिंग प्लस 4000 से ज्यादा ब्लड टेस्टिंग प्रोग्राम्स चला रही है। तो ये मैंने आपको क्या टॉपिक बताए, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस किया। अभी जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक को अच्छे से समझना जरूरी नहीं, मेरे बोर्ड के सामने खड़ा रहना जरूरी है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप अच्छे से समझना। एज पर जीबीडी ग्लोबल बर्डन डिजीज, एज पर जीबीडी ग्लोबल बर्डन डिजीज, ये जीबीडी एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है कि पूरा डिजीज और हेल्थ के बारे में क्या करता है, हर कंट्री का डेटा कलेक्ट करता है और प्रोवाइड करता है। सुनना, वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 17% पॉपुलेशन इंडिया की है। वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसमें 17% पॉपुलेशन इंडिया की है। आई बात समझ में। और वर्ल्ड में जितनी बीमारी है ना, एज पर जीबीडी, उसका 20% बीमारियां इंडिया के अंदर है, यानी 20% डिजीज भी हम कैरी करते हैं, प्लस वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन भी इंडिया कैरी करता है। आई बात समझ में। इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ जीबीडी इज अकाउंटेड फॉर बाय कम्युनिकेबल डिजीज, डायरिया, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस। ये बोल रहा है जीबीडी, ये बोलता है कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो डिजीज है वो डायरिया, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस और प्लस कुछ लेवल पे एड्स भी है। आई बात समझ में। एट प्रेजेंट लेस देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन यूटिलाइजेस पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। बोल रहा है इंडिया की 100% में से सिर्फ 20% पॉपुलेशन को बेस्ट हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, लेस देन 20%, यानी 135 करोड़ जनसंख्या का 20% निकाल दो, उससे भी कम लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कह सकते हो जो रिच क्लास पर्सन है उनको ये फैसिलिटी मिल रही है। उसके बाद में एक स्टडी PHC के अकॉर्डिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे 38% हमारे डॉक्टर है। कितने? सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हमारे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कितनी है? 38%। ये नियर अबाउट 62% सीटें क्या पड़ी है? खाली पड़ी है। आई बात समझ में। सिर्फ 38% डॉक्टर अवेलेबल है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मेडिकल का जो स्टॉक है वो सिर्फ 30% है, यानी जितनी मेडिसिन चाहिए होती है उसका 30% ही क्या है? अवेलेबल है। आया समझ में आपको अच्छे से? तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अब इसका अपना लास्ट टॉपिक है, उसको भी अपन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ISM। ISM के कुछ करीबन 27,700 पूरे इंडिया में डिस्पेंसरीज है। कितनी? 27,700 डिस्पेंसरीज इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में ISM की है। 7.4 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, यानी इनके डॉक्टर जो रजिस्टर्ड है, जिनको इन्होंने कोर्स करवाया है, ट्रेनिंग दी है, 7.4 लाख रजिस्टर्ड ट्रेनर इनके है। आई बात समझ में। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कौन कौन सी मेडिसिन काउंट की जाती है? बस वे में अपन बोले आयुष। क्या है आयुष? आपको नाम याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आयुष। आयुष में A से आयुर्वेद, Y से योगा, बहुत प्रमोट मोदी जी कर रहे हैं, पता ही आपको। U से यूनानी, S से सिद्धा और H से होम्योपैथी।
होम्योपैथिक आपको क्लिनिक जोधपुर में भी मिल जाएंगे, आयुर्वेदिक क्लिनिक भी आपको जोधपुर में मोस्टली मिल जाएंगे। जालूर गेट पे आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा क्लिनिक भी है, गवर्नमेंट रन करती है। हमारे यहाँ पे इंडिया की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है 9 मील पे करवड़ पे। आप नागौर हाईवे पे जाएंगे तो आप इसकी इंडिया की सबसे बड़ी आपको हॉस्पिटल भी मिल जाएगी आयुर्वेद की। आई बात समझ में? तो ये अपना हेल्थ टॉपिक जाके यहाँ पे क्या होता है, एंड होता है। अब इसमें लास्ट टॉपिक अपना ये है कि इंडिया में आज भी क्या डेफिशिएंसी है हेल्थ सेक्टर के अंदर, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इंडिया में आज भी क्या डेफिशिएंसी है हेल्थ सेक्टर के अंदर, आई बात समझ में? चलो ये डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस चैलेंजेस और डेफिशिएंसी इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 1 है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी इंडिया के अंदर आज भी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। नियर अबाउट 20% ऑफ टोटल हॉस्पिटल, क्या बोल रहे हो, 50% ऑफ टोटल डिस्पेंसरीज आर इन द रूरल एरियाज़, यानी जितनी रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज़ के अंदर उसके अकॉर्डिंग उतने हॉस्पिटल्स और इतनी डिस्पेंसरीज नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला बेटा, स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे HIV है, एड्स है, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स डिजीज़ है, ठीक है। इस तरीके से एड्स वगैरह जो डिजीज़ है, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी का आज भी इंडियन गवर्नमेंट के पास प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। प्लस जिस तरीके से सोसाइटी को थ्रेट कर रहे हैं, इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, कई तरह की सोसाइटीज़ है या फैमिलीज़ हैं, इनकी वजह से पॉवर्टी तक में चली गई, क्योंकि इनके ऊपर इतना एक्सपेंडिचर होता है जो कि इंडिविजुअली बंदा नॉर्मल पर्सन बियर नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट को किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करना है, इसके ऊपर एक्शन अभी भी लेना चाहिए। और ये सबसे बड़ी अभी भी डेफिशिएंसी इंडिया के अंदर कि कम्युनिकेबल डिजीज़ को इंडिया कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया किस तरह का रूरल सेक्टर में 20% आर ओनली देयर हॉस्पिटल एंड 50% आर ओनली टोटल फ्रॉम टोटल ओनली 50% डिस्पेंसरी आर ओनली लोकेटेड इन द रूरल एरियाज़। आया दोनों पॉइंट समझ में? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर। जिस तरीके से इंडिया के अंदर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हुआ, उस तरीके से हेल्थ सेंटर्स का भी क्या हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से बोला प्राइवेट सेक्टर मेजर रोल प्ले एजुकेशन के अंदर कर रहा है, ट्रेनिंग में, मेडिकल टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चर और इवन मेडिकल प्रोडक्ट बनाने के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल हो गया है। तो ये लोग मेनली प्रॉफिट मोटिव से वर्क करते हैं, इनका वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क नहीं होने की वजह से इंडियन पॉपुलेशन को सभी को इक्वल फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो तीसरा डेफिशिएंसी था। नाउ फोर्थ डेफिशिएंसी, इम्प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी। In India, in urban sector, 30% of the population doesn't have the sanitation facility. In rural sector, still 70 to 80% population doesn't have the sanitation facilities. अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 20% पॉपुलेशन मिनिमम सैनिटरी फैसिलिटी उनको अवेलेबल होती है। यानी अपन मिनिस्ट्री बोला 80% पॉपुलेशन के पास प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटी आज भी रूरल सेक्टर में नहीं है। लेकिन 2014 के बाद में जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला हर घर पे टॉयलेट फैसिलिटी होगी, सैनिटेशन फैसिलिटी होगी। और इस वजह से आपको पता है अक्षय कुमार ने एक मूवी भी बनाई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, कि भाई किस तरीके से आपको सैनिटरी फैसिलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, पुअर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। पहली बात तो गांव में जो रूरल सेक्टर है, रूरल सेक्टर में देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर हॉस्पिटल। प्रॉपर छोड़ो, अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल ही नहीं है, प्रॉपर क्लिनिक की अवेलेबिलिटी नहीं है। क्लिनिक है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है। तो मोस्टली अपन कह सकते हैं कि गाँव के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, जो स्मॉल टाउन में जो पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक ओपन नहीं किए गए। और है तो उनकी मेंटेनेंस नहीं। नागौर में मैंने 2-3 गाँवों में देखा है, वहाँ पे क्लिनिक है लेकिन वहाँ पे गुटखा थुका हुआ मिल जाएगा आपको, वहाँ पे बैठ के लोग ड्रिंक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लास्ट 6 पॉइंट, लैक ऑफ मैन पावर। लैक ऑफ मैन पावर का मीनिंग ये हुआ बेटा, इस टॉपिक को अपन ने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पे मैन पावर मतलब डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। डॉक्टर की वैकेंसी है लेकिन डॉक्टर का रिक्रूटमेंट नहीं है। नर्सिंग स्टाफ की वैकेंसी है लेकिन नर्सिंग स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या गवर्नमेंट उनको रिक्रूट नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर जितने डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उतने अवेलेबल नहीं है। थैंक यू, समझ में आया? चैप्टर खत्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर एंड।